हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में भारत में नशा निषेध पर चर्चा करेंगे। भारत में नशा निषेध। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक दूसरे प्रयत्नों के साथ नशाबंदी लागू करने के भी व्यापक प्रयत्न किए गए हैं। सन 1937 में जब पहली बार राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने तो मद्य निषेध की नीति को लागू किया गया। जल्दी ही इन मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण भारत में नशा निषेध को व्यापारिक रूप से नहीं मिल सका। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य चिकित्सा संबंधी उपयोग को छोड़कर उन मादक पेयों और औषधियों के प्रचलन पर रोक लगाने का प्रयत्न करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संविधान के इस प्रावधान को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। आरंभ में संविधान के इस नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अनेक आयोगों और समितियों की नियुक्ति करके देश में नशा निषेध की नीति को लागू करने का प्रयत्न किया। सन 1954 में प्रमुख सुधारक और कांग्रेसी नेता श्री मन्ना नारायण की अध्यक्षता में एक नशा निषेध जांच समिति की नियुक्ति की गई, जिसने लगभग एक वर्ष बाद मादक पदार्थों का उपयोग कम करने के लिए अपने अनेक सुझाव दिए। 1963 में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में भी मद्य निषेध लागू करने पर जोर दिया गया। 1963 में भी पंजाब के न्यायाधीश श्री टेकचंद की अध्यक्षता में पुनः मद्य निषेध को लागू करने से संबंधित सिफारिशें देने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई। इस अध्ययन दल की सिफारिशों को लोकसभा ने सन 1966 में स्वीकार करके पूरे देश में मद्य निषेध आंदोलन चलाने का निश्चय किया। फिर भी शराब के उत्पादन में होने वाली आबकारी कर की आय के प्रलोभन से अधिकांश राज्यों में मद्य निषेध की नीति लागू नहीं की जा सकी। सन 1977 में श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब जनता दल की सरकार बनी तो पहली बार पूरे देश में मद्य निषेध की नीति लागू की गई। इस नीति को लागू करने के लिए राज्यों के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी बनाए गए। जनता दल की सरकार गिर जाने के बाद जनवरी 1980 में जब पुनः कांग्रेस दल की सरकार का गठन हुआ तो यह निश्चय किया गया कि मद्य निषेध लागू करने की जगह प्रचार के साधनों के द्वारा मद्यपान और मादक पदार्थों के विरुद्ध जनमत तैयार करना अधिक लाभप्रद हो सकता है। फलस्वरूप पूर्ण मद्य निषेध की नीति एक बार पुनः असफल हो गई। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो राज्य सरकार अपनी इच्छा से मद्य निषेध लागू करना चाहे उन्हें आबकारी कर से होने वाली आय का 50% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। वर्तमान में भारत के कल्याण मंत्रालय ने मद्य निषेध की नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 2 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। समाज में मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना, जो लोग इस व्यसन के शिकार हो चुके हैं उनका व्यसन छुड़ाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए
विशेष केंद्रों की स्थापना करना। इस कार्यक्रम के अधीन अब तक सरकार द्वारा 361 ऐच्छिक संगठन को 444 केंद्र चलाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त नशीले पदार्थों के विरुद्ध जनमत तैयार करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को भी सहायता दी जाती है। अनेक प्रदर्शनों, नाटकों, नुक्कड़ नाटकों, फिल्मों, गोष्ठियों और पोस्टर प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा भी लोगों को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाती है। रेडियो के अनेक चैनलों पर एक विशेष कार्यक्रम आओ हाथ बढ़ाएं का प्रसारण किया जाता है। इसका उद्देश्य भी जनसाधारण को नशीले पदार्थों के उपयोग से पैदा होने वाली हानियाँ की जानकारी देना तथा इस समस्या से प्रभावित लोगों को विभिन्न सुधार सुविधाओं से अवगत कराना। वास्तविकता यह है कि मादक पदार्थों के उपयोग से छुटकारा पाने आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके द्वारा जनसाधारण के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने तथा लोगों की कार्यकुशलता को बढ़ाने में भारी मदद मिल सकती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को संगठित करने में भी मद्य निषेध की विशेष भूमिका है। मद्य निषेध का सबसे अधिक लाभ शारीरिक श्रम करने वाले उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आय का एक बड़ा भाग इस दुर्व्यसन पर समाप्त हो जाता है। अपराधों को कम करने तथा युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नशा निषेध आवश्यक है। मद्यपान की तुलना में नशीले पदार्थों का सेवन कहीं अधिक घातक है। इस दशा में सरकार द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण आयोजित करके नशीली दवाओं से प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करना चाहिए। इन्हीं की सहायता से मादक द्रव्य व्यसन को रोकने के लिए एक व्यवहारिक कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। वर्तमान दशाओं में यह आवश्यक है कि मद्यपान तथा मादक द्रव्यों के प्रयोग को कम करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाए। जैसे जैसे इनके प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी, शराब के प्रति जन सामान्य की रुचि कम होती जाएगी। देश में एक ऐसा प्रभावकारी कानून बनाना चाहिए कि जिससे द्वारा मादक पदार्थों को चोरी छिपे बेचने वाले लोगों को कठोर दंड दिया जा सके। कानून के द्वारा इसमें हेरोइन, चरस और इसी तरह के दूसरे घातक पदार्थों के व्यवसाय में लगे हुए लोगों को विशेष अदालतों द्वारा दंडित करना चाहिए। संचार के साधन जैसे टेलीविज़न, रेडियो तथा मंच आदि के द्वारा जन सामान्य तथा समाज की युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी देने से समस्या का बड़ी सीमा तक समाधान किया जा सकता है। स्कूलों, कॉलेजों में भी शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को मादक द्रव्य व्यसन के परिणाम की जानकारी देकर इनसे बचने के तरीके बताए जाएं। होटलों, जलपान गृहों तथा नाचघरों को शराब के विक्रय के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इससे नव धनाढ्य वर्ग के युवकों को मद्यपान की ओर बढ़ने से रोका जा सकता है। यह भी आवश्यक है कि प्रचार के साधनों के द्वारा लोगों को मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों, नाटकों, विशेष शिविरों तथा पोस्टरों के द्वारा यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सरकार द्वारा उन स्वयंसेवी संस्थाओं को विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जो मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन के विरुद्ध प्रचार करके स्वास्थ्य जनमत का निर्माण करती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए यह भी आवश्यक है कि मादक द्रव्य
के व्यसन से पीड़ित लोगों का उपचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाए। बहुत से व्यक्ति इस व्यसन में पड़ने के बाद इसे इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं, इससे उन्हें भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में वृद्धि करके ऐसे लोगों का समुचित उपचार किया जा सकता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।